नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इस वक़्त मेरे साथ जुड़े हैं मेरे 2 सहयोगी चेतन और दीपक। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल की। आज संडे था, संडे में पूरी मेगा रैलियों का धमाधम मचा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी से लेके राहुल गांधी के बाद कमलनाथ, कमलनाथ के बाद सुधांशु त्रिवेदी के बाद फिर बाद में कांग्रेस आई माला पहनकर पीसी में। तो ये तमाम चीजें अपडेट रही और दिन भर के अपडेट में मेरे दो सहयोगी रायपुर से दीपक विश्वकर्मा जुड़े हैं, भोपाल से चेतन सेठ जुड़े हैं। तो दोनों से हम जानेंगे कि दोनों स्टेट में आज क्या माहौल रहा और आज का नतीजा क्या निकाला जाए। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या माहौल आपके छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस को लग रहा है कि चीजें आसान है, चीजें आसान नहीं है। मामला जो है वो टक्कर का होता चला जा रहा है। हमने बस्तर से अपनी यात्रा शुरू की थी। बस्तर के उन इलाकों से हमने यात्रा शुरू की थी जो नक्सलगढ़ के नाम से जाने जाते हैं, जो बीहड़ है, जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे वो बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, कोंडागांव हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंच विहीन मार्ग है, जहां पर आज भी नक्सलवाद व्याप है। आपको 3 दिन पहले की वो घटना याद होगी जब हमारे सामने गोलीबारी होती है। तो झुटलाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब जगहों पर, इन तमाम जगहों पर, फिर चाहे बस्तर की सीटें हो, चित्रकूट की सीट हो, जगदलपुर की सीट हो, मौजूदा स्थिति में 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए और इन 23 सालों में 12 सीटें हैं बस्तर में। 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि कोई पार्टी 12 सीट लेके आई है तो आप समझिए कि कितनी उम्मीदें होंगी उसको कि हाँ, ये लोग हमारे लिए बेहतर करेंगे, हमारा सब कुछ बेहतर होगा, सब बेहतर है। लेकिन अब जो मौजूदा दौर है उसमें 60-40 का रेशियो नजर आता है। तमाम सीटों पर जो मामला है वो टक्कर का है। और इन तमाम 12 सीटों में देखिए, चित्रकूट की सीट की यदि जिक्र करेंगे तो वहां से जो बस्तर के सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के दीपक बैज, वो चुनावी मैदान में, उनकी सीट की यदि बात करें तो क्लीन स्वीप निकाल रहे हैं। इसके इतर यदि बात की जाए, एक सीट है कोंडागांव की, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी वो चुनावी मैदान में है। और उसके साथ साथ सरकार के मंत्री मोहन मरकाम, जो 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे और कुछ दिन पहले ही उनको मंत्री का दायित्व मिला, वो मैदान में। उस वाली सीट पे यदि बात की जाए तो लता उसेंडी भारी पड़ती नजर आ रही है। एक सीट जो आखिरी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और 90 सीटों में यदि बात की जाए तो 90 सीटों में जो आखिरी सीट है 90 नंबर की, वो सीट है कोंटा, जो जिला मुख्यालय जिसका सुकमा है। वहां पर मामला त्रिशंकु है। वहां पर जो सीपीआई के नेता है मनीष कुंजाम, वो भी टक्कर दे रहे हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। इसके इतर एक और चीज हमने इस चुनाव में देखी जिसकी चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसके बारे में कोई बात बस्तर में नहीं करता है, क्योंकि इसके बारे में यदि बात होती है तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता। बात होने लग गई है सलवा जुड़ुम की। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है कर्मा परिवार का वो सदस्य जिसको टिकट मिली है, वो है छविंद्र कर्मा, जो देवती कर्मा के बेटे हैं। उन्होंने कह दिया यदि मैं आऊंगा, मेरे को मौका मिलेगा, हमारी सरकार आएगी, तो अगर जरूरत महसूस हुई तो सलवा जुड़ुम का अभियान पुनः चलाया जाएगा। सलवा जुड़ुम किसी से छुपा नहीं है। तो समझा जा सकता है कि तमाम लोग हैं, तमाम विधायक प्रत्याशी हैं, तमाम नेता हैं जो अपनी अपनी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं, जो अपनी अपनी तरह से ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग इस मैदान में। और सबसे रोचक बात यह है, आज सुबह हम लोग बस्तर की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां से लौटकर आज हम शहरी क्षेत्र में आए थे जहां पहले चरण का मतदान है। जो सीट है राजनांदगांव की, राजनांदगांव की जो सीट है डॉक्टर रमन सिंह की सीट है, वहां पर डॉक्टर रमन सिंह वॉक ओवर पा रहे हैं। वो 25,000 से ज्यादा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो वहाँ कैंडिडेट है कांग्रेस का वो है गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोस्त हैं, करीबी हैं, उनको टिकट दिया गया। और खास बात यह है कि जो रायपुर जिला है, रायपुर जिला से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है खरोरा, वहां के वो निवासी हैं, उनको उस खरोरा से उठाकर राजनांदगांव भेजा गया। राजनांदगांव की दूरी रायपुर राजधानी से तकरीबन तकरीबन 85 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि मजबूती नहीं है वहां पर। आधे लोग उनको जानते नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। खराब इसलिए कह रहा हूँ। और आज वहीं उसी राजनांदगांव में आज राहुल गांधी की सभा थी। राहुल गांधी की सभा पंडरिया में भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही के दिन जगत प्रकाश नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने भी कहा कि जितना भी विकास हुआ है उन सब विकास की ईंटों पर
भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाने में अटल जी का योगदान था। इसके इतर लगातार राहुल गांधी हो और पूरी कांग्रेस एक बात कर रही है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हमने धान का समर्थन मूल्य दिया है। अब तो चर्चा तेंदुपत्ता के बोनस की भी होने लग गई है। तो जो फ्री बीज की चर्चा की जाती है, जिसके लिए केजरीवाल को कोसा जाता था, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया न्यूज के कैमरे पर कल एक्सक्लूसिव डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर हमारा घोषणा पत्र आएगा, और जब वो घोषणा पत्र आएगा तो उसमें किसानों के लिए तमाम ऐसी चीजें होंगी जो सोच भी नहीं सकते और किसानों को मजबूती देंगी। उसके बाद हम पहुंचे खैरागढ़। खैरागढ़ का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है संगीत का, क्योंकि मैं बता दूं अब्बास आपको, जो खैरागढ़ है वो पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा संगीत विश्वविद्यालय है जहां पर भारत के साथ साथ अफगानिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका और दूसरी जो एशिया की कंट्री है वहां से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ संगीत की कला अर्जित करने आते हैं। आपको याद है लता मंगेशकर हो और उसके साथ साथ तमाम किशोर कुमार हो, ये तमाम लोग यहाँ आए हैं। इन्होंने यहाँ पर जी जी यहाँ लोगों को, यहाँ बच्चों को पढ़ाया है। तो खैरागढ़ जब हम पहुंचे तो जी खैरागढ़ में एक बहुत रोचक चीज देखने को मिली। यहाँ के लोगों को नाराजगी थी कि इस खैरागढ़ के एक एडिशन को उठा के रायपुर ले जाने की बात हो रही थी। लोगों में नाराजगी, और जब लोगों से बात की जा जी रही थी वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, हमारी विरासत है, हमारी पहचान है खैरागढ़, इसको कैसे लिया जा सकता है। 1956 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय, जो संगीत विश्वविद्यालय है, जो छत्तीसगढ़ नहीं, जो भारत नहीं, पूरे एशिया में विख्यात है। खैरागढ़ का नाम आता है तो संगीत की चर्चा होती है। और खैरागढ़ के साथ साथ बिल्कुल खैरागढ़ में बिल्कुल देखिए आप सही महत्वपूर्ण कह बात रहे यह हैं। दीपक दीपक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90 सीटों पे मुकाबला त्रिकोणीय और स्थानीय मुद्दे, 90 सीटों पे मुकाबला त्रिकोणीय और स्थानीय मुद्दे, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 230 सीटें। चेतन, क्या लग रहा है? 330 सीटें और त्रिकोणीय मुकाबला तो छत्तीसगढ़ में बनता दिखाई दे रहा है। दीपक बता रहे हैं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 230 विधानसभा सीटों पर तीनों कांग्रेस लोग और हैं क्या? बीजेपी अपने प्रत्याशियों को तीनों लोग हैं। चुनावी मैदान में उतार चुकी है। लेकिन साफ तौर पर देखा गया था कि विरोध की खबरें और बगावत की खबरें और भीतरघात की खबरें मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पे आ रही हैं। कांग्रेस की 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बगावत है, वहीं बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटों पर बगावत है। तो इन बगावतों को कैसे साधा जाए, तो बीजेपी के तमाम जो केंद्र के दिग्गज नेता हैं उनने मध्य प्रदेश में अपना डेरा जमाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे, क्योंकि उन्हें स्टार प्रचारक भी मध्य प्रदेश का बनाया गया है बीजेपी की ओर से। तो वो 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही प्रत्याशियों को जो चुनावी मैदान में उतारा है उनकी रिपोर्ट कैसी है, रिपोर्ट कार्ड कैसा है, इन तमाम उन प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही है। क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बगावत मध्य प्रदेश में हो रही है, अमित शाह ने 230 सीटों पर अपना मोर्चा संभाला है और कार्यकर्ताओं से मन टू मन बातचीत कर फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार समस्या है तो कहाँ है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने ही नेताओं ने बगावत की थी, यही कारण था कि बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। अब 23 के विधानसभा चुनाव में ना हो, इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो रणनीति बना रहे हैं और अमित शाह ने फीडबैक भी दिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जबलपुर की रही, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज थे जब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का उन्हें घेराव किया था, बदसलूकी की थी और उन पर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो कहा जा सकता है कि अमित शाह के सामने जिन कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को मिलाया गया, लेकिन वो कार्यकर्ता अभी भी नाराज चल रहे हैं। वो कार्यकर्ता तो मान गए, लेकिन बीजेपी के जबलपुर के जिलाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनकी नहीं मानी गई। यानी कि डैमेज कंट्रोल साधने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है, लेकिन इस साधने के साथ साथ कई नेता और नाराज होते नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और तीसरा मोर्चा यहाँ पर है गठबंधन। इंडी गठबंधन जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर समाजवादी पार्टी से जब कांग्रेस की बात हुई थी तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि 10 से ज्यादा सीटें हम आपको दे देंगे, और आम आदमी पार्टी से भी वादा किया गया था कि आप
खासतौर पर जो दिल्ली से लगे जो इलाके हैं उन सीटों पर आपका हम प्रत्याशी उतार देंगे। इसके साथ ही जेडीयू से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें भी प्रत्याशी मध्य प्रदेश में उतारने हैं, तो उनसे भी कांग्रेस ने वादा किया था। लेकिन वादा करने के साथ साथ जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। अखिलेश यादव नाराज हुए और उनने 34 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, 15 सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे। इसके साथ ही 230 विधानसभा सीटों पर जीजीपी और बीएसपी दोनों ही मिल बांट के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है बीजेपी इसके की साथ ही आम आदमी पार्टी भी कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो बीजेपी कांग्रेस दो तो मध्य प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल हैं, इसके साथ साथ 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए। कल चंद्रशेखर आजाद ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री कर ली है और 140 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और 17 नवंबर से पहले 21 तारीख से 30 तारीख तक मतदान जो नामांकन की फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो चलनी है। कल शनिवार था और आज रविवार है, तो 2 दिन सरकारी अवकाश था, इस दौरान नामांकन की प्रक्रिया भर नहीं पाई और कल 30 तारीख को सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। तो कहा जा सकता है कि अब तक मध्य प्रदेश में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपने भविष्य दांव पर लगाए हैं, 2023 के चुनावी मैदान में उतरे और लगभग कल संभावना है कि 400 से 500 लोग, यानी कि हर चुनाव में अमूमन देखा जाता था कि 4-5 हजार लोग चुनाव मैदान में होते थे, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्यों माहौल है कि लोग कम चुनाव में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और लगभग इस चुनाव में 2000 प्रत्याशी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा है, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, लेकिन खास तौर पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो नेता बगावत कर रहे हैं बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो अन्य संगठनों की जिस तरीके से मैंने बात कही है, अन्य संगठन के साथ वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जो कांग्रेस और बीजेपी से नाराज थे और इन पार्टियों को वो छोड़ चुके हैं। ऐसे प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी, सपा, बीएसपी, जीजीपी और तमाम जो अन्य गठबंधन के संगठन हैं, उनसे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 2 ही बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। फिलहाल हमें देखना होगा कि आखिरकार कल 30 तारीख आखिरी दिन है, कल कैसे अमित शाह अपनी रणनीति में कामयाब होते हैं और आखिरकार जो नेता रूठे हैं वो क्या अपना फॉर्म वापस लेते हैं या फॉर्म कई और प्रत्याशी नामांकन भरते नजर आते हैं, ये कल देखना होगा। 2 तारीख आखिरी तारीख है फॉर्म वापस लेने की तारीख, 2 तारीख को फॉर्म वापस लिया जाएगा। जी चेतन, मैं एक आज बीजेपी की आखिरी सीट अंतिम सूची आई है, उसमें जो 2 सीटों का ऐलान हुआ है वो गुना और विदिशा हुआ है। गुना में पन्नालाल शाक्य और विदिशा में मुकेश टंडन। विदिशा भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है, तो आखिर इसमें समय लग गया, आखिरी सूची में नाम आया विदिशा का, क्या है ये? देखिए, गुना और विदिशा दोनों विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो संघ का प्रभार रहता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि विदिशा में उनके करीबी को टिकट मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि गुना में उनके करीबी को मिले। आज जिस तरीके से टंडन जी को टिकट दिया गया है, टंडन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद ही नजदीक हैं। विदिशा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी का नाम चल रहा था। राघव जी जो पूर्व मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनकी बेटी का नाम चल रहा था कि माना जा रहा था कि उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से महिलाओं की बात कर रही थी, लेकिन दोनों सीटों पर चर्चा थी कि बीजेपी महिलाओं को उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस 230 में से 30 विधानसभा सीटों पर महिला को उतार चुके और बीजेपी 28। अगर 2003 से अब तक के आंकड़ों की बात करें पिछले 20 सालों की, तो कांग्रेस अमूमन 13% महिलाओं को टिकट देती आई है, वहीं बीजेपी 12%। तो माना जा रहा था कि संघ का हस्तक्षेप है। ईतानंद शर्मा जो संगठन के महामंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो चाहते थे कि उनके रिश्तेदार को टिकट मिले। हालांकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी टंडन के नाम पर विदिशा से मोहर लगी है और वहां पर मुन्नालाल साक्य पर मोहर लगी है। तो कहा जा सकता है कि अब चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही जो नेता हैं वो संघ के भी करीबी हैं, लेकिन खासतौर पर एक लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि आपस में गुटबाजी चल रही थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार जो केंद्र के नेता हैं साइडलाइन करते नजर आ रहे थे और कहा जा रहा था कि वो भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि 230 सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन अब संघ ने और संगठन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर
आगे कर दिया और तय कर दिया कि 2023 का अगर विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर होगा। बुधनी के साथ साथ 230 विधानसभा सीटों की उनके पास जिम्मेदारी दी है, खासतौर पर वो विधानसभा सीटें जो बीजेपी लंबे समय से हारती आई है, 2 बार 3 बार से जो सीटें हारे, उन सीटों की जिम्मेदारी खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, फिलहाल हमें देखना होगा कि कल आखिरकार कितने और नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया चेतन आपका और रायपुर से दीपक का, जिन्होंने हमें आज पूरे राजनीतिक समीकरण की जानकारी दी। संडे के दिन कितनी रैलीज़ हुई, कहाँ पे क्या चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे कोई खबर देखना चाहते हैं, अगर आपके इलाके की कोई खबर है, तो आप हमें बता सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस कोशिश करेंगे कि आपकी उस खबर को एक प्लेटफ़ॉर्म दें और जन अधिकारियों के साथ उस समस्या को उठाएँ। फिलहाल इस तमाम अपडेट में इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।